नमस्कार। अब हम बात करते हैं शोध की परिकल्पना के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम किसी भी शोध में जब समस्या का चयन कर लेते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि उसका एक संभावित समस्या का समाधान खोजना। तो वही जो हम कथन के रूप में संभावित समस्या का समाधान लिखते हैं या खोजते हैं, वही हमारा परिकल्पना कहा जा सकता है। तो परिकल्पना भी कई प्रकार की होती है। जैसे भी हमें कहीं पर जाना है तो ज़रूरी नहीं है उसका एक ही रास्ता हो, हम विभिन्न भिन्न मार्गों से जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा अनुमान गलत भी हो जाता है और कभी कभी हमारा अनुमान सही भी हो जाता है। वही अनुमान जो हम शोध में अपने अनुभव के आधार पर या अपने सूझ के आधार पर या पूर्व में की गई जो अध्ययन कृतियां हैं उनके आधार पर लेते हैं, तो वो परिकल्पना का रूप परिणित कर लेती हैं। अब बहुत ही कम समय में इसका रिवीजन हम करेंगे कि परिकल्पना क्या है और परिकल्पना कितने प्रकार की शोध में हम देखते हैं। होती तो बहुत सारे प्रकार की हैं, पर जिनका हमें अध्ययन करना है मुख्य रूप से हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ परिकल्पना हमको कहाँ से प्राप्त होती है, अर्थात जो परिकल्पना के स्रोत हैं, परिकल्पना में कौन कौन से चर होते हैं उसकी भी हम बात करेंगे, और एक अच्छी परिकल्पना की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि परिकल्पना क्या होती है। यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट मैप बनाया है भिन्न भिन्न परिभाषाओं से एक कंक्लूजन के रूप में, जिसमें परिकल्पना को कई प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। परिकल्पना का पहला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप का टर्म है वह है संभावित संबंध या स्पष्टीकरण। परिकल्पना जब हम बनाते हैं तो हम या तो किसी एक परिस्थिति पे या एक चर पे या दो भिन्न चरों पे हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो हम जो उन चरों में संभावित संबंध देखते हैं वही हमारी परिकल्पना हो सकती है। अथवा किसी भी आपके क्रियाकलाप पे शोध के जो समस्या पे या जो है कार्य कारण जो आपका संबंध है उसका जो स्पष्टीकरण है, मतलब हम स्पष्ट करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उसका जो कारण ढूंढते हैं वह भी आपकी परिकल्पना हो सकती है। परिकल्पना एक प्रस्तावित समाधान है। जैसे हम अगर किसी समस्या से जूझ रहे हैं अपने सामान्य जीवन में, तो हम क्या करते हैं, बहुत सोचते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कुछ पड़ता है तो उतना दिमाग काम नहीं करता। तो हम उसके संबंधित परिचर्चाएं करते हैं, लोगों से डिस्कशन करते हैं और उनकी सलाह लेते हैं। तो एक आपको जो समाधान मिलता है हो सकता है वो भी उसका सलूशन हो, या अन्य लोगों से भी आपको जो प्रस्तावित आपके समाधान मिलते हैं वह भी उसका उत्तर हो सकता है। इसी प्रकार परिकल्पना भी आपकी शोध समस्या का प्रस्तावित उत्तर होता है। अगला जो आपका की पॉइंट है हम बात करें तो अनुभविक या तात्कालिक सुझाव या अनुमान किसी भी समस्या का, क्योंकि यहाँ पे हमको शोध समस्या का ही समाधान ढूंढना है। क्योंकि शोध जो हमारी समस्या जिस पर हम शोध अध्ययन कर रहे हैं उसी को हम सॉल्व करने के पूरे रिसर्च में कोशिश करते हैं। और यहाँ पे परिकल्पना आपके अनुभव के आधार पर कोई सुझाव हो सकता है या कोई अनुमान हो सकता है, या उस तत्कालिक जो परिस्थिति है उससे संबंधित, मतलब अचानक से किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो उस समय एक्सपीरियंस भी काम नहीं करता। कभी कभी हम किसी नई परिस्थिति में फंस गए तो उसमें जो तात्कालिक आपका सुझाव या अनुमान होता है वह भी परिकल्पना होती। परिकल्पना आपका एक परिकल्पित कथन है। परिकल्पना कोई चर नहीं है, परिकल्पना एक आपका स्टेटमेंट होता है, हाइपोथेसिस, क्योंकि हम उसको ही प्रूफ करते हैं कि वो सही है या नहीं। और कभी कभी वो रिजेक्ट हो जाता है, मतलब वो सही नहीं मिलता, तो हम अन्य जैसे आपकी वैकल्पिक जो परिकल्पना है उनका चुनाव
करते हैं। तो यह एक परिकल्पित कथन होता है। साथ ही साथ एक निर्देशित पथ भी होता है। इस पथ पर चल के हम समस्या को समाधान करते हैं और एक संभावित परिवेश में, या आप कह सकते हैं कि एक तरह से भविष्यवाणी आप इसको कह सकते हैं कि हम भविष्यवाणी करते हैं एक प्रकार से कि यह हमारे शोध समस्या का समाधान हो सकता है। इसीलिए कभी कभी एक परिकल्पना बनती है, कभी कभी मतलब हम दो परिकल्पनाएं बनाते हैं। तो जैसे आपके चर हों, जितने प्रकार के हों, जिस प्रकृति के हों, उसी प्रकार की हमारी परिकल्पनाएं निर्मित की जाती हैं। एक तरह से ये घोषणात्मक प्रतिज्ञप्ति होती है कि हम घोषणा करते हैं कि यह हमारा एक समाधान है, और फिर हम उसको पूरे रिसर्च में उसका टेस्ट करते हैं, उसको जांचते हैं कि यह समाधान हो सकता है या नहीं, उसको प्रूफ करते हैं। अब बात करते हैं हम परिकल्पना के प्रकार की। तो इसको कई लोगों ने कई भागों में बांटा है। पहला प्रकार आपका अगर देखें तो एक तो होता है आपका रिसर्च हाइपोथेसिस या अनुसंधान परिकल्पना या शोध परिकल्पना। दूसरा होता है आपका सांख्यिकी परिकल्पना या आपका कहते थे स्टैटिकल हाइपोथेसिस। इन दोनों में बस इतना अंतर आप समझ लीजिए कि जो अनुसंधान आप परिकल्पना है वो आपका गुणात्मक रूप प्रतिरूपित करता है, और जो आपका सांख्यिकी परिकल्पना है वो आपका मात्रात्मक रूप प्रतिरूपित करता है। मीन्स अगर हम किसी सिद्धांत के द्वारा, मतलब आपकी समस्या है उसका आंसर कोई सिद्धांत हो या कोई स्टेटमेंट हो, कोई कथन हो, या हमारा कोई विचार हो, कोई गुणात्मक पक्ष हो, तो वो आपकी अनुसंधान हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना कही जा सकती है। कुछ ऐसी हमारे समस्याएं होती हैं जिसमें अनुसंधान परिकल्पना का निर्माण करने पे हम ज़्यादा क्लियरिफिकेशन या ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं फाइंड करते, तब हम उसके मात्रात्मक पक्ष पे आते हैं जो कि आपका सांख्यिकी परिकल्पना होती है। सांख्यिकी स्टैटिकल, उसमें आप जानते हैं कि अंक आपके जो मात्रा उन सब का यूज होता है। तो इसमें भी दो प्रकार की परिकल्पना आपकी होती है। पहला है आपका शून्य या नल हाइपोथेसिस, दूसरा है वैकल्पिक या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये दोनों भिन्न नहीं है। हम जब पहले शून्य बनाते हैं, या तो हम वैकल्पिक बना लें या तो हम शून्य बनाते हैं, और शून्य के फेल हो जाने पर, असफल हो जाने पर हम वैकल्पिक परिकल्पना बनाते हैं। हम कह दें किसी चीज में जैसे शून्य मतलब कोई अंतर संबंध नहीं है, किसी भी दो चरों में, तीन चरों में कोई भी अंतर संबंध नहीं है कि बुद्धि लब्धि से आपका सामाजिक व्यवहार को में कोई भी अंतर संबंध नहीं। अगर हम कोई संबंध नहीं दिखाते या उनके अंकों में कोई सार्थक अंतर नहीं हमको दिखता जो हम डाटा लेते हैं, तो वो हमारी जो परिकल्पना होती है वो शून्य परिकल्पना कही जाती है। लेकिन अगर हमको सार्थक अंतर मिलता है तो वो परिकल्पना हमारी वैकल्पिक परिकल्पना हो सकती है। इसमें या तो पहली बात तो जो निकल के आती है कि आपका एक चर दूसरे को प्रभावित करता है, उनके आंकड़ों में सार्थक अंतर प्राप्त होता है, और वह अंतर उससे ज़्यादा मतलब धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तो इस प्रकार को अगर हम फिर से कंक्लूड करें और इनके बारे में जानें, तो हमारी अनुसंधान जो है हाइपोथेसिस जो है दो प्रकार की हो सकती है, अनुसंधान एवं सांख्यिकी। आपका जो गुणात्मक उत्तर होता है वो अनुसंधान परिकल्पना होती है, और जो आपका मात्रात्मक उत्तर होते हैं वो आपकी सांख्यिकी परिकल्पना होती है। इसमें हम कोई स्टेटमेंट, कोई सिद्धांत, कोई नियम, कोई अनुभव, कोई एक कथन प्रकल्पित आपका उत्तर मान लेते हैं या परिकल्पना के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसमें हम डाटा लेते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, और जो प्राप्त डाटा है उनको कंपेयर करते हैं। अगर दोनों के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं आता, मतलब एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता, तो उस परिकल्पना को शून्य परिकल्पना कहते हैं।
जैसे इसको डिनोट करते हैं H0 μ1 इज इक्वल टू μ2। यहाँ पे ये पहले आपका चर का मध्यमान है या दूसरे चर का। अगर दोनों के मध्यमान बराबर है तो मतलब उनके बीच में कोई सार्थक अंतर नहीं है। अगर यहाँ पे दूसरी चीज देखें कि μ1 माइनस μ2 या μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू 0, इसको भी आप कह सकते हैं, मतलब उनके बीच में कोई अंतर नहीं है और दोनों के मध्यमान क्या है, समान। इसको अगर हम नहीं सिद्ध कर पाते, मतलब अगर इसमें कोई अंतर आपको प्राप्त होता है कि μ1 μ2 के बराबर नहीं है या μ1 μ2 के बराबर है या बड़ा है, μ1 μ2 से बड़ा है, μ2 μ1 से बड़ा है, अगर ऐसे कोई आपको कंडीशन मिलती है तो वहाँ पे शून्य परिकल्पना क्या हो जाती है, निस्तर या रिजेक्ट हो जाती है और आप वैकल्पिक परिकल्पना को यहाँ पर लेते हैं। इसका निर्धारण हम p वैल्यू से करते हैं, जो आपके पास सांख्यिकी या शोध के बुक के लास्ट में p वैल्यूज दी रहती हैं कि आपका जब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, स्वतंत्रता कोटि, वो आपके सैंपल के हिसाब से निकाला जाता है। उसको हम सांख्यिकी विधियों में अलग से चर्चा करेंगे कि मतलब कौन से दो ग्रुप्स हैं, तो n-1 या n1 + n2-1 अलग अलग इसकी स्वतंत्रता कोटि होती है। तो स्वतंत्रता कोटि के अनुरूप जो आपका p वैल्यू होता है, अगर p वैल्यू का मान, आपका जो मान प्राप्त है उससे अधिक है तो वह परिकल्पना शून्य परिकल्पना होती है। मतलब आपका जो टेबल है ये बनाया गया है कि इस सीमा तक आपका कोई सार्थक अंतर नहीं है। अगर आपका टेबल सही होता है, टेबल ज़्यादा होता है, टेबल की वैल्यू, तो आपका नल हाइपोथेसिस है, शून्य परिकल्पना है। और अगर आपका जो प्राप्त वैल्यू ज़्यादा है टेबल वैल्यू से, तो आपको नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करके वैकल्पिक या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस चूज करनी होती है, जिसमें आपको सार्थक अंतर प्राप्त होता है। इसके बाद जब आप विश्लेषण करते हैं तो उसमें जो मध्यमान ज्यादा हो, जैसे μ1 ज्यादा है या μ2 ज्यादा है, जो भी मध्यमान ज्यादा है वह उस विधि में ज्यादा प्रभावी होता है। जैसे हम बुद्धिलब्धि और अभिक्षमता का प्रभाव देखें आपकी शैक्षिक उपलब्धि पे, तो आपने उसमें डाटा कलेक्ट किया, डाटा किया, उसका मध्यमान निकाला और टी मान निकाला। तो जब हम बुद्धिलब्धि का टी जो मध्यमान देखते हैं और हम जब जो आपके प्राप्त वैल्यूज है, मतलब आपके प्राप्तांक हैं, जो उपलब्धि है उसकी वैल्यू देखते हैं, तो अगर उनके मध्यमान के बीच में जो टी वैल्यू आई है उसमें पी जो टेबल की वैल्यू ज़्यादा है उससे, तो मतलब कोई प्रभाव उसमें नहीं है या कोई सार्थक अंतर आपको नहीं दिखता। लेकिन अगर आपका पी मान ज़्यादा नहीं है, आपका जो प्राप्त मान है वह ज़्यादा है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका सार्थक अंतर है। आप कंपैरिजन करते हैं आपके बुद्धिलब्धि और अभिक्षमता में, तो जिसका मध्यमान ज़्यादा होगा वही आपका ज़्यादा प्रभावी होगा, मतलब उसका प्रभाव आपके शैक्षिक उपलब्धि पे ज़्यादा पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी अनुसंधान एवं सांख्यिकी परिकल्पना। अगला जो आपका प्रकार है परिकल्पना का, वह है पूर्व कथित, उत्तर कथित और वर्णित परिकल्पना। जब हम किसी शोध के पूर्व में ही परिकल्पना बना लें तो वह परिकल्पना हमारी पूर्व कथित परिकल्पना होती है। जब हम कोई परिकल्पना शोध के बाद बनाए तो वो हमारी उत्तर कल्पित परिकल्पना होती है। और जब हम किसी चीज़ को वर्णनात्मक रूप से डिफाइन करें, जो कि वर्णनात्मक आपके शोध के अंतर्गत आता हो, तो वो हमारे जो परिकल्पना है वो वर्णित आपकी परिकल्पना है। मतलब आप कह सकते हैं कि जितनी प्रयोगात्मक शोध है उसमें हम पूर्व कथित परिकल्पना बनाते हैं, मतलब पहले ही बना देते हैं अध्ययन के। उत्तर कथित में आप जब शोधों का संग्रहण कर लेते हैं उसके बाद आप परिकल्पना बनाते हैं, मतलब ऐतिहासिक विधि में। वर्णित परिकल्पना आपकी वर्णनात्मक शोधों में बनती है।
ये आपका दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार अगर हम देखें तो एक होता है दिशापरक, दिशा विहीन और शून्य। ये शून्य वही है जो आपने यहाँ पे देखा। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में देखें तो दिशा परक मतलब धनात्मक या ऋणात्मक। धनात्मक मतलब एक का प्रभाव आपको पॉजिटिव रूप से दिख रहा है, मतलब जो एक चर का दूसरे चर पर प्रभाव उसको बढ़ाने में मिल रहा है तो आपका धनात्मक है। एक चर का प्रभाव दूसरे चर को घटाने में मिल रहा है तो आपका ऋणात्मक या नकारात्मक। और जब इन दोनों का कोई आपस में आपको अंतर संबंध न दिखे या इनके वैल्यूज जो इनसे आपको मान प्राप्त है, मध्यमान प्राप्त है, उसमें कोई सार्थक अंतर न दिखे तो वह शून्य आपका परिकल्पना है। बात आती है दिशा विहीन क्या है, तब वो भी शून्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। इसमें हमें शून्य में कोई सार्थक अंतर नहीं दिखता, लेकिन दिशा विहीन में हमको सार्थक अंतर या संबंध दोनों दिखता है। बस अंतर ये है कि उसके बढ़ाने पे बढ़ रहा है कि घट रहा है, हमको उसकी दिशा नहीं पता चलती। मतलब इसमें पता चलता है कि आपका एक का दूसरे पे बढ़ाने पर या घटाने पर प्रभाव पड़ रहा है। इसमें आपको पता है कि अंतर तो है, लेकिन बढ़ रहा है घट रहा है हमें नहीं पता, कोई दिशा नहीं पता। और शून्य में क्या है कि कोई सार्थक अंतर ही आपको प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा जो आपके कुछ प्रमुख प्रकार हैं उनको बिंदुगत रूप से देखें तो आपकी परिकल्पना अस्तित्ववादी और सार्वभौमिक भी होती है। सार्वभौमिक परिकल्पना वह परिकल्पना है जो हर जगह प्रत्येक परिस्थिति में सत्य होती है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण। और अस्तित्ववादी वो परिकल्पना जो हम अस्तित्व में देखते हैं, जो हम सामने से अपने अनुभव के अनुरूप प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण के द्वारा प्राप्त करते हैं, वो हमारी अस्तित्ववादी परिकल्पना होती है। इसके अलावा हमारी जो परिकल्पना होती है मिश्रित एवं सरल। सरल मतलब एक सिंपल एक चर ही आप कह सकते हैं, और मिश्रित मतलब उस परिकल्पना में दो या दो से अधिक चर है या जो अंतर संबंध है, अंतर है, तो ये सारी चीजें उसमें मिश्रित रूप से आपको एक ही परिकल्पना में दिखी जाती है। इसको जटिल परिकल्पना भी कह सकते हैं मिश्रित को। और इसका जो प्रकार है शुद्ध, अशुद्ध और पुनर्निरीक्षित। शुद्ध मतलब प्योर, अशुद्ध मतलब इम्प्योर, और आपका पुनर्निरीक्षण मतलब उसको फिर से हमको रिवाइज करना है। ऐसी परिकल्पना जो प्रत्येक बार टेस्ट करने पे हमेशा सत्य प्राप्त की जाए, तो शुद्धता उसमें ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए शुद्ध। अशुद्ध की बात है कि कभी विभिन्न परिस्थिति में कभी सही कभी गलत प्राप्त कर दी जाए। जैसे हम आपके संबंधित साहित्य का अध्ययन करते रहते हैं कि इसका क्या परिकल्पना बनाए, तो ऐसे हमको अशुद्ध परिकल्पना भी मिलती। पुनर्निरीक्षण मतलब है तो, पर उसके पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता है हमको, तो उस हिसाब से हम शोध में उसका चयन करते हैं। और आपका जो परिकल्पना का टाइप है वह है सहसंबंध या अंतर। तो एक जो परिकल्पना दो चरों के बीच में संबंध बताए वह आपकी सहसंबंध परिकल्पना है, और जो दो चरों के बीच में अंतर बताए वो आपकी अंतर परिकल्पना कही जा सकती है। ये हो गए परिकल्पना के प्रकार। अब हम चर्चा करते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या है। तो इसमें जो पर्याप्तता होनी चाहिए, परीक्षणीयता होनी चाहिए, आपका जो अवधारणा है वो स्पष्ट होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, तर्कपूर्ण, व्यापकता होनी चाहिए कि मतलब संकुचित रूप से ना हो, मतलब व्यापक रूप से, क्योंकि उसका सामान्यीकरण करना होता है, इसलिए व्यापकता होनी जरूरी है। सरल होनी चाहिए कि सभी उसको समझ सके, क्योंकि जब हम किसी को कोई सोल्यूशन दें और वो सोल्यूशन सब नहीं समझ सके तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर सकते, तो सरल होनी चाहिए। सत्यभाषिता मतलब लगे कि हाँ सत्य है। वो आपका ऐसे हो सकता है कि जो आपके पूर्व में ऐसी चीज़ें हो चुकी हों, या आपको मतलब उसको देख के हाँ लगे, कई लोगों को लगे कि हाँ ये सही हो सकता है अनुभव आधारित, तो ये सत्यभाषिता होनी चाहिए। व्यवहारिकता होनी चाहिए, भविष्यवाणी करना चाहिए, वो मितव्ययता होनी चाहिए, इसमें समय, श्रम, धन ये सब पूछना चाहिए। न्याय संगत एवं औचित्यपूर्ण होना चाहिए। स्रोतों की बात करें तो जैसे हम पूर्ण अनुभव, अपने जो अनुभव है उसके आधार पर उसका चयन परिकल्पना बनाते हैं। सहसा प्रेरणा, अचानक से कुछ हम कहीं से इंस्पायर होकर बना लेते हैं। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन से बनाते हैं।
संबंधित साहित्य के अध्ययन से को देख के कि इससे क्या संबंधित साहित्य उसके अध्ययन में कैसे कैसे परिकल्पना आई है। सोच से बनाते हैं, मानसिक तत्परता से बनाते हैं, गहन सोच से बनाते हैं, सृजनात्मक चिंतन से बनाते हैं, सांस्कृतिक विरासत जो हमारी पूर्व में चली आ रही है उसके अनुरूप बनाते हैं, पूर्व अनुसंधान हुए जो उनके अनुरूप बनाते हैं, परिचर्चा मतलब आपस में चर्चा करेंगे तो उसके बाद बनाते हैं, और हंस के नियम से बनाते हैं। चर तो वही आपके चर हैं जो हर जगह आपको शोध में दिखते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, परिमित चर, नियंत्रित चर, हस्तक्षेपी चर या बाह्य चर। तो आपको पता है स्वतंत्र चर जिसमें हेरफेर करे, और आपका जो आश्रित चर जिसमें हेरफेर का आपको प्रभाव दिखता है। परिमित आपका मॉडरेटर चर होता है। नियंत्रित और प्रयोगात्मक चर वह होता है जिसमें नियंत्रित मतलब जिसमें कोई हेरफेर नहीं करते, और प्रयोगात्मक जिसमें आप उपचार देते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं। हस्तक्षेपी मतलब जो बीच बीच में आ जाती है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वैसे आपके चर होते हैं। तो ये है हमारी परिकल्पना एवं उसके प्रकार। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं कि इसको आप फिर से समझाइए।